हेलो एंड वेलकम टू एजे स्टडी। एजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय कुमार आप लोग के बीच लेकर के आए हैं एक बेहतरीन सा टॉपिक, जिसमें हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार के करंट अफेयर। हम आप लोग के बीच अब डेली बेसिस पे कुछ वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि बिहार करंट अफेयर के साथ साथ इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बीपीएससी के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये पूरे टॉपिक को हम क्या करेंगे बारी बारी से। कुछ मेन पॉइंट जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जिस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, उस टॉपिक को हम क्या करेंगे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ आपको मिले, तो इस पीडीएफ लेने के लिए आपको जुड़ना होगा मेरे टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लाइव से। डिस्क्रिप्शन में हम आपको उसका लिंक दे देंगे, आप वहां पर जुड़िए और डाउनलोड कर करके आप इसका नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर, जो हम पिछले एक साल 13-14 महीना का जो है बिहार रिलेटेड और इम्पोर्टेंट जो नेशनल इंटरनेशनल जो करंट अफेयर है, वे पूरे करंट अफेयर को हम डिस्कस करने वाले हैं। हाल फिलहाल के जब हम बीपीएससी के पैटर्न को अगर देखते हैं, तो देखा क्या गया है कि जो करंट अफेयर का जो टॉपिक जो पूछा जा रहा है या साइंस का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वे करंट को रिलेट करके पूछा जा रहा है। पिछले 2 साल से बीपीएससी ने अपना पैटर्न में कुछ चेंज किया है। पहले जो स्टैटिक क्वेश्चन था, वे स्टैटिक क्वेश्चन को अब धीरे धीरे जो है वह छोड़ रहा है और कुछ जो है लॉजिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि ऑप्शन पर गौर करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन को पूरी पढ़ करके जो है ऑप्शन को एनालिसिस कर करके हम इसका सही आंसर दे सकते हैं। और सही आंसर देने के क्रम में हमें थोड़े से उस टॉपिक के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे कि करंट बेसिस पर जो वीडियो लेकर के आ रहे हैं वो तो लाएंगे ही, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी हम आपको वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। एजे स्टडी को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, ठीक है। डेली बेसिस पर हम वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, आज की जो टॉपिक है, आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे बिहार से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर की। करंट अफेयर की अगर बात करें तो आज हमने 4 टॉपिक को लेकर के आप लोग के बीच उपस्थित हुए हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि बिहार के एक गांव ने वोट देने से किया इनकार। लगातार जो 2 विधानसभा और ये जो इस बार का जो लोकसभा है, वो दो, ये सभी में जो है एक गांव है वो क्या किया, वोट देने से इनकार किया है। पूरे के पूरे गांव, क्या रीजन है, क्या कारण है, समझते हैं इस वीडियो में। फिर दूसरा टॉपिक हम लेकर के आए हैं आप लोग के बीच कि जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री है, उनके जो है हाल ही में निधन हो गया था, ठीक है। फिर अगला काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आप लोग के बीच एक कांवड़ झील को लेकर के जो न्यूज आया है, हम उस न्यूज को कवर करेंगे। इसके साथ ही जो शराबबंदी की जो कुछ उपलब्धियां हैं, ठीक है, उस उपलब्धियों की जो हम चर्चा करेंगे आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले लेक्चर शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा बिहार के मैप पर एक नजर डालें। तो बिहार की जो उत्तरी सीमा है, वो उत्तरी सीमा एक इंटरनेशनल एरिया से जो है इसका लगता है, और वो कौन सा है, वो आपका है नेपाल है, ठीक है ना। मैप पर थोड़ा सा एकदम फोकस रहना है कि मैप बेस्ड जो है सवाल काफी यहाँ पूछा जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें जो पूर्वी इसकी जो सीमा है, पूर्वी जो सीमा है, वो सीमा कहाँ लग रहा है, तो ये आपका लग रहा है वेस्ट बंगाल से लग रहा है, पश्चिम बंगाल से लग रहा है। वही अगर हम बात करें दक्षिणी सीमा की बात करें, तो दक्षिणी सीमा कहाँ से किससे लग रहा है, झारखंड राज्य से लग रहा है ना। आपको पता ही है कि बिहार को जो है, बिहार से ही जो है झारखंड का 2000 में काट करके जो उत्पत्ति किया गया था। अगर हम इसकी बात करें पश्चिमी सीमा की बात करें, तो ये आपका लग रहा है किससे, उत्तर प्रदेश से यहाँ पर लग रहा है। कुछ और हम छोटा सा टॉपिक यहाँ पर आप लोग को साझा करना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन दे सकता कि बिहार के जो सबसे पूर्वी जिले हैं वे कौन से हैं। तो सबसे पूर्वी जिले की अगर बात करें बिहार के, तो वो आपके हो जाएंगे किशनगंज, ठीक है ना। बिहार के सबसे पूर्वी जिले कौन आपका हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा, पूर्वी और उत्तरी की अगर हम बात करें, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें हम, अगर यहाँ से हम बात करते हैं, अगर सबसे अगर दक्षिणी जिले की अगर हम बात करते हैं,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, गया। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखना है। दक्षिणी जिला की अगर बात करें तो झारखंड से सटती है, वो कौन सा आपका है, गया है। इसी प्रकार हम बात करें, अगर हम वेस्टर्न की बात करें, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा, ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। फिर अगर बात करें नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। तो ये यहाँ पर ये टॉपिक को आपको याद रखना हो कि कौन सा इसका आखिरी जिला किससे यहाँ पर सट रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, जिसमें हमने चर्चा किया था कि बिहार के एक गांव ने वोट देने से किया इनकार। चर्चा देखिए क्यों है, ये जो टॉपिक है, पिछले 2 चुनाव में सुपौल के खोखनाहा गांव, याद रखना है, गांव का अगर हम नाम देखें तो ये कहा सुपौल का है ना। सुपौल की बात करें तो आप सुपौल देख सकते हैं, यहाँ पर ये सुपौल आपका जिला है, ठीक है, जो कि इसकी सीमा की अगर हम बात करें तो ये सीमा आपका लग रहा है किससे, नेपाल से लग रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ ये आपका मधुबनी से लग रहा है, ये आपका यहाँ पर जो है सहरसा से लग रहा है। फिर यहाँ पर देखिए ये आपका लग रहा है अररिया से लग रहा है ना। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि पूर्णिया से नहीं लग रहा है, ये मधेपुरा से लग रहा है। तो मधुपुर, ये सॉरी मधुबनी हो गया आपका, ठीक है, सहरसा हो गया, ये आपका नेपाल हो गया, अररिया हो गया, और ये आपका मधेपुरा हो गया। पूर्णिया से इसकी सीमा नहीं लगती है, यहाँ पर याद रखना था। किसकी हम बात कर रहे हैं, सुपौल की। सुपौल की कौन सी यहाँ पर गाँव है, तो खोखनाहा गाँव। खोखनाहा गाँव जो है पिछले 2 चुनाव में जो है यहाँ के जो निवासी हैं वो वोट देने से इनकार किए हैं। कारण क्या है कि ये दुखी हैं किससे, कोसी नदी में जो हमेशा हर साल जो आने वाली जो बाढ़ है, जो समस्या है, आपको ये भी पता है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो समस्या से त्रस्त है, जिसके कारण जो है वहाँ के लोग जो है क्षुब्ध हैं, वह स्थानीय सरकार और केंद्र के सरकार से जो क्षुब्ध हैं, ठीक है ना। इसी कारण जो है दोनों चुनाव में वो इग्नोर किए हैं पूरे के पूरे का वोट देने से। तो ये कहता है कि कोसी नदी से जनित दुखों के कारण कम करने के लिए सरकारी पहले की कमी के कारण सभी राजनीतिक दलों के खिलाफ आक्रोश में वर्ष 2019, क्या है, वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव और 20 के जो बिहार विधानसभा चुनाव, वो दोनों के क्या किए, वो बहिष्कार किए हैं, ठीक है। और इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ है, 18वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ है, उसमें भी ये पूरे गांव क्या किए हैं, इस चुनाव को बहिष्कार किए हैं, वोट देने से इनकार किए हैं। तो यहां तक तो आप टॉपिक समझ गए हैं। अगर हम कुछ और चुनिंदी मुख्य बातों की अगर चर्चा करें आप लोग के बीच, तो कहता है कि कुछ वर्ष पूर्व कोसी नदी के कारण जो है गांव को भारी नुकसान हुआ था, है ना। गांव को जो है काफी आए दिन जो है जब भी बाढ़ की समस्याएं आती है, तो कोसी नदी, आप ये भी जानते हो कि कोसी नदी जो अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। आगे हम इस थोड़ी सी इसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो ही करा है कि और 1 वर्ष पूर्व इस गांव तथा 4 अन्य क्षेत्रों को सुपौल से यह अलग कर दिया है। मतलब ये जो गांव है, ये जो कोसी नदी है ना, जब बाढ़ आई है तो क्या किया कि सुपौल, ये जो गांव था, खोखनाहा जो गांव था, और 4 अन्य जो क्षेत्र था, ये मुख्य जो धारा था, जो जुड़ा हुआ था, उसको ये क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। ये गांव अब कोसी की 2 धाराओं के बीच जो है एक द्वीप बन गया है, ठीक है, एक द्वीप बन गया है। आपको ये कमेंट करना है कि विश्व का जो है, वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप किस देश में है, ठीक है, और कहां पर है, और किस नदी से निर्मित है, कमेंट जरूर कीजिएगा। हम वीडियो के आखिरी में इसका जवाब जरूर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका है, ठीक है, नदी द्वीप जो है एक बना लिया है। कह रहा है कि मानचित्र में अगर हम ध्यान दें तो इसमें केवल 5 किलोमीटर दूर होने के बावजूद बुनियादी आवश्यकताओं के लिए सुपौल जाने में पूरा दिन लग जाता है। मतलब 5 किलोमीटर का जो सफर है, लेकिन जो बुनियादी सुविधा वहां तक पहुंचने में पूरे दिन के समय यहाँ पर लग जा रहा है, क्योंकि जो मुख्य जो धारा था ना, मुख्य जो जुड़ाव था गांव का मुख्य क्षेत्र से, वो पूरा का पूरा क्या हो गया है, कट गया है ना, जिसको सुविधा वहां तक पहुंचने में पूरा का पूरा जो यहाँ पर समय अब लग रहा है। कह रहा है कि कोसी बेल्ट के जो खोखनाहा और आसपास के जो गांव के निवासी हैं, सरकार से काफी क्या है, क्षुब्ध हैं, ठीक है। कह रहा है कि वे बार बार अपने आने वाली बाढ़ को सहन करते हैं, जो उचित मुआवजे या नदी को नियंत्रण करने के उपाय के बिना उनके जीवन और आजीविका की जो है तबाही का कारण बन रहा है।
ना तो उनको एक उचित मुआवजा मिल रहा है, और इसके साथ साथ ना तो उनको जो है एक सही उपचार दिया जा रहा है, ना कोई वहाँ पर जो है स्थानीय या लोकल जो है कनेक्टिविटी की जो है वहाँ पे कुछ सुविधा मिल रही है। इसलिए वो क्या है, सरकार से क्षुब्ध हैं और वोट देने से क्या कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। इस क्षेत्र में बिजली, स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यकताएं, सेवा का भी यहाँ पर क्या है, अभाव देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कोसी नदी के बारे में, तो याद रखना है कि कोसी एक सीमा पार नदी है ना। सीमा माने बिहार की सीमा, यानी नेपाल से जो है ये आने वाली एक नदी है। तो कोसी एक सीमा पार नदी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत से जो होकर के बहती है। तीन याद रखना है, तीन, तिब्बत जो कि क्या है, कश्मीर के, सॉरी, चीन के जो है अभी पार्ट में आता है, हिस्सा में आता है तिब्बत, और ये आपका नेपाल और भारत से होकर के ये बहने वाली एक नदी है। इसका अगर स्रोत की बात करें तो तिब्बत में है, जहाँ जिस जो है विश्व की सबसे ऊंची भूमि यहाँ पर शामिल है। कह रहा है कि यह नदी गंगा के मैदानी इलाकों में उतरने से पूर्व नेपाल के एक बड़े हिस्से से जो है प्रवाहित होता है। मतलब जब गंगा के मैदान में ये उतरती है नदी, तो उतरने से पूर्व नेपाल के जो बहुत बड़े हिस्से से यह पार होती है। आपको ये पता भी है कि नेपाल जो एक पर्वतीय देश है, ठीक है ना। और जब नेपाल से जब कोसी का जो प्रवाह जब बिहार के गंगा के मैदानी भाग में होता है, तो उसकी रफ्तार काफी तीव्र होती है ना। उसकी रफ्तार काफी तीव्र होती है और काफी जो है अपने अंदर मलबे, धूल, गाद को जो है लेकर के आती है। यह यहाँ पर यह आपको याद रखना है कि जो ब्रह्मपुत्रा के बाद भारत में सबसे ज्यादा मलबा जो है ब्रह्मपुत्रा लेकर के आती है। ब्रह्मपुत्रा नदी के बाद जो है, ब्रह्मपुत्र नदी के बाद जो है कोसी जो है दूसरी नदी है जो ऐसी कंडीशन में इसको देखा जा रहा है। आगे कहता है कि इसकी तीन प्रमुख सहायक नदियां हैं। याद रखना है कौन कौन सी नदियां हैं, सुन कोसी, अरुण, तमूर, ये तीन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, सुन कोसी, अरुण, तमूर, ठीक है ना। कह कि हिमालय के तलहटी से होकर के गुजरने वाली 10 किलोमीटर गहरी घाटी की ठीक ऊपर से यह जो है एक बिंदु पर मिलती है। आगे कहता है कि यह नदी भारत के उत्तरी बिहार में प्रवेश करती है। भारत बिहार को गंगा नदी दो भाग में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। गंगा नदी जो है दो लगभग बराबर भागों में जो है इसकी उसको बांटता है। आगे कहता है कि प्रवेश करती है। अब यहाँ याद रखना है कि यह नदी भारत के उत्तरी बिहार में प्रवेश करती है, जहाँ कटिहार जिले के, इंपोर्टेंट है, कुर्सेला के निकट गंगा में मिलने से पूर्व जो है एक सहायक नदी में बदल जाती है। इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर यह है क्या कि अगर क्या पूछ देगा क्वेश्चन कि क्या कोसी डायरेक्ट गंगा में मिलती है, तो नहीं। कोसी क्या है कि कटिहार के जो कुर्सेला नामक स्थान है वो किसी अन्य नदियों में मिलकर के जो है किसी अन्य नदियों के सहायक नदी में बन करके डायरेक्ट गंगा में वो नहीं मिलती है, सहायक नदी के रूप में गंगा में वो मिलती है, ठीक है। भारत में ब्रह्मपुत्रा के बाद कोसी सबसे अधिक मात्रा में गाद रेत लाने वाली नदियां है। इंपॉर्टेंट है। इसे जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि वार्षिक बाढ़ से लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है खूब प्रभावित होता है। मतलब हर साल जब वार्षिक इसमें अभी स्थिति बहुत बिगड़ा हुआ है कोसी की जो बाढ़ की जो समस्या है, क्योंकि इस समय बाढ़ वहां पर आती है ना। तो 21,000 हर साल जो 21,000 वर्ग हेक्टेयर जो है भूमि वहां पर खूब प्रभावित होता है, जिससे उपजाऊ कृषि भूमि में कमी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जहाँ पर जो है अस्त व्यस्त हो रही है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर मैप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका कुर्सेला है, कटिहार, ये आपका है ना। ये तीन है सून, अरुण और तमूर, ये तीनों जो है यहाँ पर मिलती है और ब्रह्मपुत्र कोसी का जो एक विशाल धारा का निर्माण करती है। तो ये था आपका एक टॉपिक। अगले टॉपिक की हम चर्चा कर लेते हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री का निधन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए चर्चा में क्यों है ये टॉपिक, तो कहता है कि हाल ही में वरिष्ठ राजनेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, सुशील कुमार मोदी की जो है 72 वर्ष की आयु में दिल्ली में इनका क्या हो गया, कैंसर से ये पीड़ित थे, इनका निधन हो गया, ठीक है। अब इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। तो बिंदु क्या है कि वह जो है वर्ष 2005 से 2013 और 2017 से 2020 तक जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ बिहार के वित्त मंत्री भी रहे हैं। याद रखना है
ये बिहार के उप मुख्यमंत्री थे ही, के साथ साथ ये बिहार के वित्त मंत्री भी रहे हैं। कार्यकाल, 2 कार्यकाल याद यहाँ पर रखना है। एक तो आपका हो जाएगा 5 से हो जाएगा 13 हो जाएगा, फिर 17 से आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 कार्यकाल में जो है ये अपनी लंबी सेवाएं जो है बिहार के सेवा में इन्होंने दी है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आजीवन सदस्य भी रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो संघ है उसके आजीवन सदस्य रहे हैं। ठीक है ना। आइए कुछ और बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। तो कहता है कि उन्हें जुलाई वर्ष 2011 में वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के लिए राज्य के वित्त मंत्रियों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 2011 में जो है उन्हें वस्तु एवं सेवा कर माने जीएसटी के जो कार्यान्वयन के लिए जो है उन्हें राज्य में वित्त मंत्रियों के समिति के अध्यक्ष के रूप में जो है इनको नियुक्ति भी किया गया था। ठीक है, अब ये तो हो गया थोड़ी सी जानकारी उनके बारे में। लेकिन यहाँ पर उप मुख्यमंत्री की अगर हम बात कर लेते हैं, उप मुख्यमंत्री का पद कैसा है, क्या एक संवैधानिक पद है या एक गैर संवैधानिक पद है, ठीक है ना, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो भारत में उप मुख्यमंत्री का पद है कोई संवैधानिक पद नहीं है। संवैधानिक पद नहीं होने का मतलब है कि संविधान में इसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। उप मुख्यमंत्री का संविधान में, संविधान के किसी भी भाग, किसी भी अनुच्छेद में जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, बल्कि किसी पार्टी के भीतरी सहयोगी या गुटों की खुश करने के लिए जो एक राजनीतिक व्यवस्था है ना, मतलब राजनीतिक जो दल होते हैं वो दल को खुश करने के लिए ओहदे नंबर का पद देने के ताकि वो खुश रहे। ठीक है, इसके लिए यह जो व्यवस्था जो है प्रचलित धीरे धीरे जो है हुआ है भारतीय राजनीति में। ठीक है, कि वह रैंक और भत्ते के मामले में एक कैबिनेट मंत्री के तुल्य होते हैं। इनको कोई भी विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। ये मान लीजिए एक सिंपल जो है कैबिनेट मंत्री की तरह इनको वेतन और भत्ते मिलते हैं, लेकिन उनके पास कोई विशिष्ट वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां नहीं होती है। जैसे मुख्यमंत्री के पास जो है विशिष्ट शक्तियां होती है, संवैधानिक पावर होता है, उप मुख्यमंत्री के पास ऐसी कोई भी विशिष्ट शक्तियां और पावर नहीं होती है। ये बात को आपको समझना होगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है। फिर है उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करना होता है। जो भी उप मुख्यमंत्री समस्या को लाते हैं या कोई मुद्दे को लाते हैं वो किसको रिपोर्ट करते हैं, मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। और अपने पोर्टफोलियो से संबंधित किसी भी निर्णय के लिए उसकी जो है स्वीकृति देते हैं। कौन देते हैं, तो मुख्यमंत्री देते हैं, न कि उप मुख्यमंत्री। यहाँ पर यह बात को याद रखना है। उप मुख्यमंत्री के पास उन फाइलों या मामलों पर तक पहुंच भी नहीं होता है जो कि मुख्यमंत्री के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि न तो अनुच्छेद 163 और न ही अनुच्छेद 164 में स्पष्ट रूप से उप मुख्यमंत्री के बारे में कुछ कहा गया है। अब यहाँ पर यह देखते हैं कि 163 कहता क्या है। तो 163(1) और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163(1) कहता है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है। 163(1) करता है कि राज्यपाल की सहायता के लिए, ठीक है ना, जैसे केंद्र में है ना कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए कैबिनेट का गठन, उसी प्रकार है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, इसका मेन अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है, मंत्री परिषद। ठीक है, अब है कि अनुच्छेद 164(1) की अगर हम बात करते हैं तो वे कहता है कि नियुक्ति प्रक्रिया की रूपरेखा प्रदान करता है, जिसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के सलाह पर की जाती है। अन्य जो मंत्री होता है वो क्या करता है कि जो राज्यपाल जो मंत्री की नियुक्त करते हैं, शपथ दिलाते हैं, वो किसके सलाह पर दिलाते हैं, तो मुख्यमंत्री के सलाह पर दिलाते हैं, पूरे कैबिनेट को। ठीक है ना, तो ये थी यहाँ पर टॉपिक, याद रखना कोई संवैधानिक बात नहीं है। अनुच्छेद 163 और 164 को आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर कीजिएगा। अब देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता है कांवर झील के बारे में। ठीक है, देखते हैं चर्चा में क्या है। कहता है कि कभी प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल रही एशिया की सबसे बड़ी अलवन
याद रखना इंपॉर्टेंट है ये बात, अलवण। कैसा है? अलवण, मतलब ये लवणीय झील नहीं है, मैंने मीठे पानी का झील है। ठीक है, अलवण को गोखुर झील और बिहार के एकमात्र रामसर स्थल कांवड़ झील धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। कांवड़ झील एक रामसर साइट भी है, रामसर स्थल भी है। ठीक है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? लुप्त हो रहा है। यह गोखुर झील है। कैसा झील है? गोखुर झील है। गोखुर झील क्या होता है कि जब धाराएं यहाँ पर आती है, ठीक है, और किसी कारणवश ये धाराएं यहाँ से, ये जो इसका मूल धारा है वो धाराएं कट करके अगर ऐसे हो जाती है तो ये जो रीजन बचता है ये आपका गोखुर झील का निर्माण करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर याद रखना है कि ये जो है एक धीरे धीरे जो है लुप्त के कगार पर जा रही है, और यह क्या है? अलवणीय यानी मीठे पानी का झील है। बात करते हैं कि गोखुर झील की बात करें तो यह एक वक्राकार झील होता है, यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं आकृति में, जो समय के साथ क्षरण और अवसादों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप विसर्पित नदी के कारण बनता है। ठीक है ना, ये आता है। तरह की गोखुर झील सामान्यतः अर्धचंद्राकार, समानता कैसे होता है? ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अर्धचंद्राकार समानता होता है, जो नदियों के पास बाढ़ के मैदान एवं उनके निचले इलाकों में पाए जाने वाले भू आकृतियों से होती है। ठीक है, आगे हम इस पर कुछ और बिंदुओं पर बात करते हैं। तरह है कि कभी लोकप्रिय पर्यटन स्थल रही कांवड़ झील अतिक्रमण का शिकार हो गया है। कारण क्या है? अतिक्रमण मतलब भूमि अधिग्रहण का जो है यह शिकार जो है धीरे धीरे जो है होते जा रहा है आसपास के इलाकों और क्षेत्रों के लोगों के द्वारा। कह रहा है कि और जिसका अस्तित्व जो है संकट में पड़ रहा है। कह कि भूमि के अति अनियंत्रित विस्तार और निकटवर्ती बूढ़ी गंडक नदी के किनारे तटबंधों के निर्माण ने आर्द्र भूमि में मुख्य जल प्रवेश बिंदु को अवरुद्ध कर दिया है। यहाँ पर ये बात को याद रखना है कि ये जो गोखुर झील है, ये जो गोखुर झील है, कांवड़ झील है, वो गंगा नदी के नहीं, किस पर? बूढ़ी गंडक नदी के जो है कटने के कारण जो है यहाँ पर इसका निर्माण हुआ है। बात करते हैं कि एक साझा धारणा है कि झील के पुनर्भरण करने के सरकारी पहल के साथ इसमें अपनी पिछली भव्यता को पुनः प्राप्त करने और एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बदलने की क्षमता है, जो स्थानीय निवासियों के लिए एक रोजगार और संभावनाओं को जो है प्रदान करता है। आगे अगर हम बात करते हैं इस पर, तो कांवड़ झील की अगर हम बात करें तो इसे कांवड़ तल झील के नाम से भी जाना जाता है। गोखुर झील भी कहते हैं, कांवड़ तल। ये पूछ सकता है ना कि कांवड़ झील किस प्रकार का झील है, तो गोखुर झील है ना। इसका अन्य नाम क्या है? कांवड़ तल झील भी इसको हम कहते हैं। यह एक अवशिष्ट गोखुर झील है जो गंगा की सहायक नदी गंडक के विसर्जन से बनी है। किसके विसर्जन से? गंगा की सहायक नदी गंडक के विसर्जन से बनी है। क्लियर है। आगे है कि यह उत्तरी बिहार के अधिकांश सिंधु गंगा के मैदान क्षेत्रों में कवर करती है। आगे है कि यह आर्द्र भूमि मध्य एशिया फ्लाईवे जो करा के पक्षियों का महत्वपूर्ण प्रवास मार्ग स्थल है, जहां 58 प्रवासी जल पक्षी प्रवास करते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। यहाँ पर कहा है कि ये जो आर्द्र भूमि है, एशिया के जो है 58 प्रवास जो पक्षियां हैं, ठीक है, ये जो आपका है 58 प्रवास पक्षियां हैं, वे पक्षियां यहाँ पर क्या करता है? निवास करता है। आगे कहता है कि 50 से अधिक प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के साथ यह झील मत्स्य जैव विविधता के हेतु जो काफी बहुमूल्य है। मतलब यहाँ पर 50 से अधिक प्रवासी पक्षियां जो है निवास करती है। इसके साथ साथ मछली पालन की जैव विविधता के लिए काफी यह महत्वपूर्ण है। और हम कुछ प्रमुख बिंदुओं की अगर हम यहाँ पर चर्चा कर लें तो यहाँ पर कहा गया है कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त यहाँ पर 5 पक्षियों की बात की गई है। यहाँ पर गंभीर रूप से जो क्षेत्र है, कांवड़ ताल का जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर 5 गंभीर रूप से जो पक्षी है, जिसमें क्या है? गिद्ध की 3 प्रजाति, ठीक है, गिद्ध की 3 प्रजाति है, जिसमें रेड हेडेड वल्चर काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, रेड हेडेड वल्चर, ठीक है, फिर व्हाइट रम्ड वल्चर, फिर है इंडियन वल्चर। 3 वल्चर, यहाँ पर 3 प्रकार के जो गिद्ध है
वो यहाँ पर जो है संकटग्रस्त की श्रेणी में यहाँ पर दर्ज किया गया है। रेड हेडेड, व्हाइट रम्प्ड, फिर आपका इंडियन वल्चर। इसके साथ साथ दो यहाँ पर जो जल पक्षी भी है, जिसमें आता है सोसिएबल लैम्पबिंग और वेयर पोसर्ड। ठीक है, सोसिएबल लैम्पबिंग और ये बिंग, और ये आपका आता है बेयर पोसर्ड। दो यहाँ पर क्या है, जल पक्षी है जो संकटग्रस्त की श्रेणी में देखने को यहाँ पर मिल रहा है। हमने स्लाइड में इसका पिक भी लगाया था, ये पिक यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, फिर हम कभी दिखा देंगे। करा कि संकट साइड पर प्रमुख संकटों का कारण जल प्रबंधन गतिविधियों जैसे जल निकासी और पथक निर्माण का पथ निर्माण का जो है नहरीकरण शामिल है। अगला टॉपिक की हम बात कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है आज के इस लेक्चर का, जिसमें हम चर्चा करते हैं बिहार शराबबंदी की उपलब्धियां। ठीक है, देखते हैं कि ये टॉपिक चर्चा में क्यों है। कहता है कि लैंडसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार वर्ष 2016 में बिहार के शराब प्रतिबंध के से दैनिक और साप्ताहिक खपत के 2.4 मिलियन मामलों तथा अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा में 2.1 मिलियन मामलों पर जो है नियंत्रण हुआ है। 2016 में शराबबंदी बिहार में पूर्ण रूप से किया गया, तो उसके बाद जो हाल ही में एक रिपोर्ट छपा है लैंडसेट में, जो बताता है कि जो प्रतिबंध में से जो दैनिक और साप्ताहिक खपत में 2.4 मिलियन मामले यहाँ पर दर्ज किया गया है, और जो है यहाँ पर जो मुठभेड़ जो लड़ाई झगड़ा होता था उसमें भी जो है यहाँ पर 2.1 मिलियन मामले को यहाँ पर नियंत्रित किया गया है इस शराबबंदी के द्वारा। कहा है कि यह अनुमान लगाया गया है कि इस प्रबंध ने राज्य में 1.8 मिलियन पुरुषों के अधिक वजन या मोटापे से जो ग्रस्त को जो है रोका है। मतलब शराब के कारण जो उनके वजन और मोटापे में जो भेद उत्पन्न हो रहे थे, समस्या उत्पन्न हो रहे थे, उसमें भी जो है 1.8 मिलियन पुरुषों में यह समस्या को क्या किया है, रोका है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ और मुख्य बिंदु की अगर बात कर लेते हैं तो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, गरीब स्वास्थ्य और पोषण प्रभाग, अमेरिकी सहित शोधकर्ताओं की टीम ने राष्ट्रीय तथा जिला स्तर के स्वास्थ्य एवं घरेलू सर्वेक्षण के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। सख्त शराब विनिमय नीतियां बार बार शराब पीने वाले और अंतरंग साथी हिंसा, अंतरंग मतलब वही झगड़े आपस में मिलजुल के, ठीक है ना, कई पीड़ितों के लिए जो है एक बड़े जनसंख्या स्तर पर स्वास्थ्य लाभ जो है प्रदान करती है। अप्रैल 2016 में, याद रखना है डेट को, अप्रैल 2016 में बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016, अधिनियम याद रखना है, बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 ने पूरे राज्य में शराब के निर्माण, परिवहन, बिक्री तथा खपत पर लगभग पूर्ण रूप जो है रोक लगा दी है। कौन सा अधिनियम है? बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016, अप्रैल 2016 में पूर्ण रूप से यह निर्णय लिया गया था। इसके सख्त प्रवर्तन के प्रबंधन को स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा के परिणाम और पर सख्त शराब प्रतिबंध नीति के वास्तविक कारण प्रभावों के अनुसार लगने वाले आकर्षक स्वाभाविक प्रयोग जो है यहाँ पर किया गया है। बात करते हैं कुछ और बिंदुओं की, तो कहता है कि प्रतिबंध से पूर्व राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3, 4 और 5 के अनुसार बिहार में पुरुषों द्वारा शराब पीने की दर, जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण नंबर 3, 4 और 5 की अगर ताजा रिपोर्ट की अगर हम बात करें, तो जो बिहार में पुरुषों में जो शराब पीने का जो दर है वो 9.7 से बढ़ करके 15 हो गई है, जबकि पड़ोसी राज्यों में यह 7.2 से बढ़ करके जो है 10.3 है, 3 थी। ठीक है, अब कहता है कि प्रतिबंध के बाद भावनात्मक हिंसा में 4.6 और यौन हिंसा में 3.6 की यहाँ पर कमी को देखा गया है। आगे कहता है कि अगर हम बात कर लेते हैं नशे से संबंधित कोई संवैधानिक प्रावधान के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है, संविधान में क्या इसके बारे में चर्चा है या नहीं,
तो बात करते हैं नशे से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के अनुच्छेद, अगर हम बात करें 47 की, डीपीएसपी की अगर हम बात करें अनुच्छेद 47 के, तो कहता है कि अनुच्छेद 47 में उल्लेख किया गया है कि विशेष रूप से राज्य मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधीय प्रयोग को छोड़कर उसके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का नियम बनाए। तो आपको ये भी बता दें कि जो डीपीएसपी में जो भी दिया गया है, अनुच्छेद के द्वारा जो चर्चाएं किया गया है राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, यह किसी भी सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह सरकार को जो है पूर्णतः लागू करने की कोशिश की अवधारणा को व्यक्त करता है। यह व्यक्त करता है कि सरकार, राज्य जो है मादक पेय पदार्थ स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है, केवल औषधीय गुण दवाओं को प्रयोग में छोड़ करके और इन पर जितने भी जो हानिकारक स्वास्थ्य पर जो पेय पदार्थ है उन पर क्या करे, प्रतिबंध करे। जबकि डीपीएसपी अपने आप में कानून रूप से लागू करने योग्य नहीं है। वे लक्ष्य निर्धारण करते हैं कि राज्य को ऐसी स्थितियां स्थापित करने की आकांक्षा रखनी चाहिए जिसके जो है तहत नागरिक अच्छा जो है जीवन जी सके। ठीक है, ये है। अब देखिए, कहता है कि इस प्रकार शराब को जो है संविधान और विस्तार से भारतीय राज्य द्वारा एक अवांछनीय बुराई के जो किया, जिसे जो है विनियमन करने की आवश्यकता है। अब 7वीं सूची की अगर हम बात कर लेते हैं, तो कहता है कि संविधान की 7वीं सूची के अनुसार शराब एक क्या है, राज्य का विषय है, स्टेट का विषय है। ठीक है, यानी राज्य विधानमंडल के पास इसके संबंध में कानून का मसौदा तैयार करने का अधिकार है और इसकी जिम्मेदारी है। इसमें मादक शराब का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन, खरीद और बिक्री जैसे नियम जो यहाँ पर शामिल है। ठीक है, इस प्रकार शराब से संबंधित कानून अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, जो निषेध और निजी बिक्री के बीच जो है एक स्पेक्ट्रम का में आता है। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने जिक्र किया। 4 टॉपिक को काफी डिटेल से हमने यहाँ पर देखा है ना। तो ऐसे ही हम टॉपिक धीरे धीरे आप लोग के बीच लेकर के आ रहे हैं। वीडियो कैसी लगती है आप हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। ठीक है, चैनल पर जो नए जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।